नमस्कार साथियों, विजन में आज हम बात करने वाले हैं दूसरी, तीसरी और चौथी जो विधानसभा है उसमें हम लोग देखेंगे। पहली जो विधानसभा थी उसमें हमने देखा कि 52 से लेकर के 57 उसका कार्यकाल था और उसमें जो सीटें थी वो थी 160। लेकिन दूसरी जो विधानसभा है केवल उसमें इतना परिवर्तन हुआ है कि जो सीटें हैं दूसरी विधानसभा की वो हो जाती है 176, 176 उसके अंदर सीटें हो जाती है। इसका जो टेन्योर है वो रहेगा आपके 57 से लेकर के 62 तक इसका टाइम रहेगा। और दूसरी में भी कांग्रेस को बहुमत मिला और कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद में मोहनलाल सुखाड़िया और टीकाराम पालीवाल के बीच में विधायक दल की बैठक में मुकाबला हुआ, लेकिन मोहनलाल सुखाड़िया ने उनको आसानी से पराजित कर दिया। तो दूसरी जो विधानसभा है उसमें भी हम देखते हैं कि वापस रिपीट हो जाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। फिर तीसरी जो विधानसभा थी इसमें भी सीटें 176 रही और इसका जो टेन्योर है ये रहा आपके 1962 से लेकर के 1967। और इस बार मोहनलाल सुखाड़िया को चुनौती देने वाला कोई नहीं था और मोहनलाल सुखाड़िया इस बार भी आसानी से मुख्यमंत्री बन गए। इस प्रकार से तीन इन्होंने अपना जो कार्यकाल है वो इन्होंने कंप्लीट किए। लेकिन चौथी विधानसभा जो है, चौथी विधानसभा बड़ी रोचक है और आपको ये ध्यान रखना है कि पहली में सीटें 160 थी, दूसरी में सीटें बदल गई है 176 और तीसरी में भी जो सीटें हैं वो रही है 176। आप देखो कि सीटें इसलिए बदली है क्योंकि हमने देखा कि अजमेर मेरवाड़ा जो है वो शामिल हुआ और अजमेर मेरवाड़ा के शामिल होने के बाद में अजमेर मेरवाड़ा 30 विधानसभा की सीटें लेकर आया था। वहाँ धारासभा थी तो उसमें 30 सीटें हुआ करती थी, लेकिन जब पुनर्सीमांकन किया गया तो सीटें जो है घटा करके 176 रख दी गई। तो दूसरी विधानसभा में हम देखते हैं 176 सीट पर चुनाव लड़ा गया और तीसरी में भी 176 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा गया और दोनों में ही हम देखते हैं कि कांग्रेस को बहुमत मिलता है। लेकिन चौथी जो विधानसभा थी उसमें क्या हुआ? चौथी विधानसभा की जब हम बात करते हैं तो आप देखो इसका जो टेन्योर है वो रहा है 1967 से लेकर के 1972। लेकिन लगातार 3 बार मुख्यमंत्री बन चुके थे मोहनलाल सुखाड़िया और चौथी जो विधानसभा है, चौथी विधानसभा में चौथी बार मुख्यमंत्री बनने का प्रयास किया जाता है मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। लेकिन इस बार जो सीटें हैं वो बढ़कर के हो गई 184। तो चौथी में सीटें भी चौथी 184, चौथी में मोहनलाल सुखाड़िया चौथी बार मुख्यमंत्री बन रहे हैं, बनने का प्रयास कर रहे हैं, बनेंगे देखते हैं। तो अब देखो कि जो चौथी विधानसभा थी इसमें कांग्रेस को सीटें मिली 89। अब 89 जो सीट है वो भी हो गई 88। क्यों? क्योंकि दामोदर व्यास, आपको नाम वगैरह ध्यान नहीं हो तो कोई तकलीफ नहीं है, दामोदर व्यास जो है ये 2 सीटों से लड़ते हैं, एक तो टोंक और एक निवई। तो अब 2 सीटों से चुनाव लड़े थे तो एक सीट उनको छोड़नी थी। इसके कारण फाइनली कांग्रेस के पास जो सीट का आंकड़ा था वो रहा आपके 88। इसके कारण कांग्रेस जो है, कांग्रेस को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। और अब आप देखो कि जब विधानसभा के अंदर किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता है तो आप देखो कि ये राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति होती है, यह राज्यपाल का विवेकाधिकार होता है कि वो किस दल को इनवाइट करे कि भाई आप आकर के सरकार बना लीजिए। तो अब आप देखो कि इनको जो फाइनली 89 सीट थी लेकिन वो रह गई 88। तो अब आप देखो कि दूसरे जो विपक्षी जो दल थे, या यूं एक प्रकार से कहें कि जो गैर कांग्रेसी जो विचारधारा के जो दल थे उसमें सबसे प्रमुख थी आपके स्वतंत्र पार्टी। अब स्वतंत्र पार्टी का मतलब यहाँ कोई निर्दलीय नहीं है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। स्वतंत्र पार्टी जो है ये राजा जी, जिनका नाम हमें मिलता है, राजा जी जिनको कहा जाता था, जिनका मूल नाम था सी राजगोपालाचारी, उनकी ये पार्टी थी। और राजस्थान के अंदर जितने भी राजघराने थे वो इनको समर्थन करते थे। और ये जो पार्टी है ये पार्टी सीटें लेकर के आती है 49। देखो बड़ी जोरदार बात है, आज इसका हम नाम ही नहीं सुनते हैं। अब स्वतंत्र पार्टी में प्रमुख जो लोग थे, एक आप देखोगे जयपुर की महारानी गायत्री देवी जो राजस्थान की पहली महिला लोकसभा सदस्य है, गायत्री देवी इसको लीड कर रही थी। और महारावल लक्ष्मण सिंह है, महारावल लक्ष्मण सिंह हैं जो आगे चल करके विधानसभा के अध्यक्ष भी बनेंगे। पिछली बार कॉलेज लेक्चर में यही प्रश्न पूछा गया था कि पहले गैर कांग्रेसी विधानसभा के अध्यक्ष कौन है। तो आप देखो कि स्वतंत्र पार्टी 49 सीट लेकर के आ गई। और हम देखते हैं कि
22 सीटें लेकर के आता है जनसंघ। जनसंघ 22 सीट लेकर के आ जाता है। 15 सीट हो जाती है निर्दलियों की, आपको सीटें कोई याद नहीं रखनी है। एक संयुक्त समाजवादी पार्टी थी, उसकी भी लगभग 8 के आसपास सीट थी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की भी सीट हुआ करती थी। तो ये जो सारे जो दल थे, इन दलों ने मिलकर के एक गैर कांग्रेसी संयुक्त दल बनाया और इसने भी क्या है कि लिखा राज्यपाल को कि भाई बहुमत हमारे पास है, क्योंकि इनके पास तो केवल कितने थे, 88 थे। लेकिन ये राज्यपाल का विवेकाधिकार था। तो उस समय गवर्नर हुआ करते थे संपूर्णानंद। संपूर्णानंद गवर्नर हुआ करते थे। और आप देखो कि संपूर्णानंद जो है, इन्होंने, ये कांग्रेसी विचारधारा के थे ये भी, और इन्होंने इनवाइट किया मोहनलाल सुखाड़िया को, आओ सरकार बनाओ, है ना। अब आप देखो कि जो दूसरे जो लोग थे उनके पास जो मेंबर है वो ज़्यादा थे, तो जाहिर सी बात है कि विरोध होगा। तो ये जो संपूर्णानंद का ये जो स्टेप था, और चले गए मोहनलाल सुखाड़िया अपनी सरकार को बनाने के लिए। तो आप देखो कि इस बात के कारण जो गैर कांग्रेसी जो लोग थे, इन्होंने विरोध किया, और इनके विरोध के कारण हम देखते हैं कि जयपुर के अंदर दंगे हो जाते हैं, जिसमें कई लोग मारे जाते हैं। और इस बात के कारण, भाई कई लोग मारे गए, इस बात के कारण हम देखते हैं कि राजस्थान में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगता है। तो आप देखो, ये भी एक बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत बार पूछा जाता है कि पहली बार राष्ट्रपति शासन किस विधानसभा में लगा। तो वो विधानसभा नंबर है आपकी 4। चौथी विधानसभा में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और घटना क्या है? घटना ये है कि किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ। इसके कारण पहली बार राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लग जाता है। और उस समय जब राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय गवर्नर हुआ करते थे हमारे संपूर्णानंद, और सरकार ने इनकी सहायता के लिए 2 सलाहकार नियुक्त कर दिए। देखो, ये प्रश्न पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, क्योंकि BR पटेल जो कमेटी थी राजधानी बनने के लिए थी, उसके मेंबरों के नाम पूछे गए हैं। तो ये भी पूछे जा सकते हैं, क्योंकि पहला तो हमेशा ही क्या रहता है, इंपॉर्टेंट रहता है। तो राज्यपाल की सलाह के लिए 2 अधिकारी नियुक्त कर दिए गए सेंटर के द्वारा, एक तो सदानंद वामन और एक आपके R प्रसाद, ये लोग आ गए। इसी बीच हम देखते हैं कि संपूर्णानंद का जो कार्यकाल है, संपूर्णानंद का कार्यकाल या इनका जो टेन्योर है वो कंप्लीट हो जाता है। इसके कारण यहाँ भेजा जाता है सरदार हुकुम सिंह को। सरदार हुकुम सिंह को भेजा जाता है, और सरदार हुकुम सिंह ने यहाँ आकर के प्रयास किया कि भाई सरकार को बनाया जाए। तो सरदार हुकुम सिंह ने आकर के जो दोनों ही दल थे, दोनों दल को आमंत्रित किया। और अब इतना जो टाइम मिला था, इस टाइम में मोहनलाल सुखाड़िया बहुत चतुर राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने ये जो निर्दलीय थे, इन निर्दलियों को अपने पक्ष में कर लिया, और इसके कारण उनको जितने बहुमत की आवश्यकता थी उतना बहुमत उनको मिल जाता है। और मोहनलाल सुखाड़िया के नेतृत्व में हम देखते हैं कि चौथी विधानसभा में भी सरकार बनती है मोहनलाल सुखाड़िया के नेतृत्व में। अब ये राष्ट्रपति शासन जो है, इसकी अवधि क्या रही। अब ये जो वीडियो आपको कैसे लग रहे हैं, कमेंट करने में कंजूसी मत किया कीजिए, ना ही इसको शेयर करने में, यदि आप लोगों को ठीक लगे तो ना ही आप लोग शेयर करने में कंजूसी किया करें। मन लगा करके शेयर कीजिए यदि आप लोग संतुष्ट हैं तो, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। अब देखो क्या रहा कि संपूर्णानंद जो है, ये इनके टाइम राष्ट्रपति शासन लगा तो ये उस समय राज्यपाल हुआ करते थे। फिर बाद में जब राष्ट्रपति शासन हटता है तो उस समय हमारे जो गवर्नर थे वो थे सरदार हुकुम सिंह। दोनों नाम आप लोगों को ध्यान रखने। पूछा जाता है कि लागू के समय कौन थे और हटाया तब कौन थे, ठीक है। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है सरदार हुकुम सिंह और आपके संपूर्णानंद के बारे में। और दो अधिकारी हैं, अधिकारी यदि पूछे जाएं तो बहुत ही कठिन प्रश्न हो जाएगा, सदानंद वामन और R प्रसाद। अब राष्ट्रपति शासन जो है वो लगता है 13 मार्च को। 13 मार्च 1967 को हम देखते हैं कि राष्ट्रपति शासन लगता है, और ये जो शासन है ये चलता है आपके 26 अप्रैल 1967 तक। तो ये अब तक राजस्थान में 4 राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं, जिनकी बात हम विधानसभाओं के साथ करेंगे। लेकिन ये जो राष्ट्रपति शासन है ये सबसे कम अवधि का राष्ट्रपति शासन था। लेकिन फाइनली हम देखते हैं कि मोहनलाल सुखाड़िया CM बन जाते हैं। अब आप देखो कि मोहनलाल सुखाड़िया जो है वो CM बन जाते हैं, लेकिन
चौथा जो इनका कार्यकाल है, ये देखो इनका चौथा कार्यकाल है इनका, तो चौथा जो कार्यकाल था वो इनके लिए ज़्यादा ठीक नहीं रहा। लेकिन फिर भी आप देखो कि पहली बार हम देखते हैं कि पहली बार क्या हुआ, तो चौथी विधानसभा में ही हम देखते हैं कि पहली बार राजस्थान में दल बदल हुआ। अभी हमने देखा निर्दलियों को अपनी साइडों को लेकर के चले जाते हैं वो, और आप देखो कि पहली बार ही राजस्थान के अंदर जो हाईकमान कल्चर है वो भी हम लोग देखते हैं पहली बार। और आप देखो कि पहली बार ही राजस्थान के अंदर संसदीय सचिव नियुक्त हुए, पहली बार 1967 के अंदर। और आप देखो कि 1967 में पहली बार, ये आपके काम की बात है, यहाँ से प्रश्न पहले भी पूछा जा चुका है, पहली बार संसदीय सचिव बनाए जाते हैं और संसदीय सचिव की जो नियुक्ति है वो की जाती है मुख्यमंत्री के द्वारा। ये एक प्रकार से जो असंतुष्ट जो लोग होते हैं उनको संतुष्ट करने की एक प्रोसेस है। और आप देखो कि इसी कारण यदि ये प्रश्न आए, लेकिन हालांकि इस प्रकार के प्रश्न की संभावना बहुत कम है, क्योंकि लेकिन पहली बार है, तब पूछा जा सकता है कि पहली बार संसदीय सचिव जो हैं वो तो नियुक्त किए गए मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा। लेकिन क्या कोई ऐसा व्यक्ति भी था जिसने संसदीय सचिव बनने से मना कर दिया था? हाँ, किशनलाल मीणा। किशनलाल मीणा कई लोगों को बनाया गया था यहाँ, लेकिन संसदीय सचिव बनने से किशनलाल मीणा ने मना कर दिया। हो सकता है कि कभी आप आरएस वगैरह में इस प्रकार का जो प्रश्न है, फर्स्ट ग्रेड वगैरह में इस प्रकार का प्रश्न आप लोग देख लें। तो पहली बार बना है इसलिए इंपॉर्टेंट है, किशनलाल मीणा के द्वारा संसदीय सचिव बनने से मना कर दिया गया था कि हम नहीं बनेंगे भैया, माफ़ कीजिए हमें, क्योंकि इस पद का कोई लेना देना है नहीं, है ना। केवल आजकल तो बत्ती भी नहीं है, पहले क्या बत्ती वगैरह मिल जाया करती थी। अब और क्या हुआ, पहली बार ही हम देखते हैं कि राज्य मंत्री बनाए गए सरकार के अंदर। आप देखो कि सरकार जब कमज़ोर होती है ना, तब क्या है कि इस प्रकार के जो स्टेप वो खूब उठाती है। और सरकार हम देखते हैं कि इसको स्पष्ट बहुमत नहीं था, स्पष्ट बहुमत नहीं था, ये हमने पहले ही देखा। इसी कारण क्या लगा है, राष्ट्रपति शासन लगा है। तो पहली बार हम देखते हैं कि राज्य मंत्री आया, पहली बार ही हम देखते हैं संसदीय सचिव आया, और पहली बार ही स्पष्ट तौर पर हम लोगों ने दल बदल देखा। और पहली बार ही हम देख रहे हैं कि हम लोगों ने राष्ट्रपति शासन देखा। ये आप देखो पहली बार ही क्या हुई है, 184 सीटें हुई है। ये सारी घटनाएं पहली बार हुई थी चौथी विधानसभा के अंदर। अब आप देखो कि जो सुखाड़िया हैं, सुखाड़िया मुख्यमंत्री तो बन गए, लेकिन इनकी जो मुख्यमंत्री बने, लेकिन जैसे ही चुनाव जीत कर आए तब से परेशानियां शुरू हो गई थी। और चौथी विधानसभा में परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तो आप देखो कि क्या हुआ कि हम देखते हैं कि अब इनके ऊपर प्रेशर आने लग गया केंद्र की तरफ से, क्योंकि हमने देखा ना भाई हाईकमान कल्चर हम लोग देखेंगे इसके अंदर, पहली विधानसभा के अंदर ही। तो अब देखो क्या है कि हाईकमान कल्चर हम लोग देखेंगे यहाँ। और आप देखो क्या है कि नेहरू की जो पसंद है, नेहरू की पसंद भी हमने बात की थी कि जयनारायण व्यास हुआ करते थे, जयनारायण व्यास नेहरू की पसंद हुआ करते थे। लेकिन उस समय मोहनलाल सुखाड़िया के पक्ष में वोट ज़्यादा थे, इसके कारण नेहरू कुछ नहीं कर पाए। फिर दूसरी विधानसभा में हमने देखा कि मोहनलाल सुखाड़िया के नेतृत्व में एकदम स्पष्ट बहुमत मिल गया। इसके कारण भी क्या है कि नेहरू चुप रहे, नेहरू ने कुछ नहीं किया कि चलो कंटिन्यू करो, है ना। तो नेहरू के साथ भी इनके जो संबंध थे वो ठीक नहीं थे। अब आप देखो क्या रहा कि राष्ट्रपति का चुनाव होता है 1969 में, राष्ट्रपति का चुनाव होता है। और आप देखो कि 1969 में जो कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे वो थे के कामराज। यदि इस प्रकार की कहानियां भी यदि आपको ठीक नहीं लगती है ना, मैं इसलिए आपको कह रहा हूं कि आप लोग कमेंट किया करें। कमेंट यदि आप लोग करोगे ना, देखो ये ऑनलाइन क्लास है, ऑफलाइन क्लास में तो बच्चे का चेहरा देख करके मुझे पता लग जाता है कि कौन बच्चा समझ पा रहा है और कौन टाइम पास कर रहा है। तो आप इसीलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ मैं को ये कि भैया आप यदि लिखेंगे तो क्या है कि चीज़ों को हम ज़्यादा अच्छा करने का प्रयास करेंगे, बस इतना सा उद्देश्य है। तो आप देखो कि 1969 में हम देखते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, और उस समय जो कांग्रेस के अध्यक्ष थे वो थे कामराज, के कामराज। और आप देखो कि के कामराज और इंदिरा गांधी के बीच के जो संबंध थे बिल्कुल ठीक नहीं थे, दूसरे कार्यकाल में खराब हो जाते हैं। और के कामराज से अच्छे संबंध थे मोहनलाल सुखाड़िया के। और इस राष्ट्रपति चुनाव में हम देखते हैं कि कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं वो होते हैं नीलम संजीव रेड्डी के पक्ष में,
और जो इंदिरा गांधी है, इंदिरा गांधी रहती है किसके पक्ष में? वीवी गिरी के पक्ष में, वीवी गिरी के पक्ष में रहती है। और उस समय लगता था कि भाई कामराज बहुत मजबूत है। तो इसके कारण क्या रहा कि ये जो राष्ट्रपति का चुनाव रहा, इस राष्ट्रपति के चुनाव में हम देखते हैं कि जो मोहनलाल सुखाड़िया जो है, मोहनलाल सुखाड़िया रहते हैं, जो हमारे जो सीएम थे वो रहे कामराज के पक्ष में, कामराज के पक्ष में रहे। इंदिरा को पता था, लेकिन इंदिरा उस समय कुछ नहीं बोलती है, लेकिन पता था भाई मोहनलाल सुखाड़िया हमारी साइड में नहीं है। लेकिन उस समय इंदिरा के पास भी ज़्यादा कोई पावर थी नहीं, क्योंकि जैसे कांग्रेस का विघटन होता आई और ओ के अंदर, कांग्रेस आई और कांग्रेस ओ है ना, उसके बाद हम देखते हैं कि उनके पास पर्याप्त बहुमत नहीं रहता है, फिर दूसरे दलों को साथ में लेकर के वो आते हैं, ठीक है। लेकिन 71 के जो चुनाव हुए उसके बाद में इंदिरा मजबूत हो जाती है, और जैसे ही इंदिरा मजबूत हुई, अब इंदिरा को अवसर मिला कि भैया अब हटाया जाए किसको? मोहनलाल सुखाड़िया को। और अब देखो कि पहले नेहरू से संबंध ठीक नहीं थे, अब इंदिरा गांधी से संबंध ठीक नहीं है, और राजस्थान से आने वाले नाथुराम मिर्जा भी लगातार, क्योंकि आप देखो कि आदमी जब लंबे टाइम तक सत्ता में रहता है तो विरोधी होते हैं, सभी की होते हैं। तो नाथुराम मिर्जा जो है ये भी लगातार दबाव बना रहे थे इंदिरा गांधी के ऊपर कि भाई इनको अब हटाया जाए। और इसी कारण आप देखो कि हाईकमान जो है, हाईकमान एक्टिव होता है, और मोहनलाल सुखाड़िया को कहा जाता है कि अब आप सीट छोड़ दीजिए। लेकिन मोहनलाल सुखाड़िया बहुत ही चतुर राजनीतिज्ञ थे, इसकी बात हम पहले ही कर चुके हैं। तो मोहनलाल सुखाड़िया जो है वो इस बात को कहते हैं कि हम सीट छोड़ देंगे, लेकिन हमारे साथ सम्मानजनक व्यवहार होना चाहिए। और उसमें पहली बात थी कि नाथुराम मिर्जा को मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। तो ये जो बात है, ये बात मान ली गई। और हम देखते हैं कि जुलाई 1971 के अंदर, जुलाई 1971 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा इस्तीफा दे दिया जाता है, और मोहनलाल सुखाड़िया को बना दिया जाता है कर्नाटक का राज्यपाल। अब आप देखो कि कर्नाटक का राज्यपाल बना दिया जाता है, और नए जो मुख्यमंत्री हैं वो आ जाते हैं बरकतुल्ला खान। बरकतुल्ला खान ने आपके मुख्यमंत्री आ जाते हैं। तो चौथी विधानसभा में हम देखते हैं दो मुख्यमंत्री रहे हैं, एक तो मोहनलाल सुखाड़िया और एक बरकतुल्ला खान, और छोटे से टाइम के लिए राष्ट्रपति शासन लगा है। लेकिन बरकतुल्ला खान की बात हम आगे 5वीं विधानसभा में करेंगे। आज हम और बात करेंगे मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में। अब आप देखो क्या रहा कि जो रहे मोहनलाल सुखाड़िया को राज्यपाल बना करके भेज दिया जाता है। अब आप इस चीज़ को यूं ध्यान रखेंगे कि मोहनलाल सुखाड़िया जो हैं ये एक तो राज्यपाल रहे कर्नाटक के, एक राज्यपाल रहे ये तमिलनाडु के, एक राज्यपाल रहे ये आंध्र प्रदेश के। तो ये जो खुद हैं मोहनलाल सुखाड़िया, ध्यान रखिएगा मोहनलाल सुखाड़िया मूलतः झालावाड़ के थे, मतलब इनका जो जन्म है वो झालावाड़ का है, मूलतः झालावाड़ के थे ये। लेकिन बाद में आगे इनकी जो शिक्षा वगैरह का जो प्रोग्राम है वो रहा आपके नाथद्वारा और उदयपुर के अंदर, नाथद्वारा और उदयपुर के अंदर। और इनकी जो विधानसभा की जो सीट है वो हुआ करती थी उदयपुर। तो उदयपुर हमारे राजस्थान के दक्षिण में है, तो आप इसको यूं ध्यान रख लेंगे कि दक्षिण के जो राज्य हैं उनका ही इनको राज्यपाल बनाया गया था। अब आप देखो कि राज्यपाल इनको बना दिया गया। अब इनके बारे में जो सामान्य जो बातें हैं उसकी यदि अपन बात करें, जिनसे भी अक्सर प्रश्न आते हैं कि अब तक सर्वाधिक बार 4 बार ये मुख्यमंत्री रहे हैं। दूसरी बात, सर्वाधिक अवधि तक अभी तक कोई भी मुख्यमंत्री कंटिन्यू 17 साल राजस्थान में नहीं रहा है। तो सर्वाधिक समय तक रहे, सर्वाधिक बार रहे। और ये जब मुख्यमंत्री बने, हमने बात की थी पहली विधानसभा के अंदर ही कि एक युवा व्यक्ति ने पराजित किया था जयनारायण व्यास को। तो उस समय इनकी उम्र हुआ करती थी 38 साल, और अभी तक राजस्थान के अंदर 38 साल का कोई भी सीएम नहीं बना है। तो सबसे युवा सीएम है, सर्वाधिक बार सीएम है, और सर्वाधिक समय तक सीएम है। इसी कारण इनको आधुनिक राजस्थान का निर्माता भी इनको कहा जाता है। और आप देखो आधुनिक राजस्थान का निर्माता इनको कहा गया। अब आज हमें बात केवल मोहनलाल सुखाड़िया की करनी है, तो अपने बात करें तो आप देखो कि ये इन स्टेट के राज्यपाल रहे, लेकिन जो आदमी मुख्यमंत्री बनकर के जिसने शासन किया हो, उनको इस प्रकार के जो पद है
वो उनको ठीक नहीं लगते और राजभवन इनको ठीक नहीं लगा। और आप देखो ये 1977 के अंदर जो जनता पार्टी बनती है, जनता पार्टी की तरफ आ जाते हैं, लेकिन बाद में 1980 के अंदर वापस चले जाते हैं कांग्रेस के अंदर। और कांग्रेस कौन सी? कांग्रेस आई, इंदिरा गांधी की साइड में चले जाते हैं। उदयपुर से लोकसभा का चुनाव जीतते हैं, ये लोकसभा में चले जाते हैं ये। और बाद में हम देखते हैं कि 82 के अंदर मेरे शहर बीकानेर में ये बीकानेर आते हैं और बीकानेर में आ रहे हैं ये, और हार्ट अटैक आ जाता है। और हार्ट अटैक आने से बीकानेर में ही इनका निधन हो जाता है 1982 के अंदर। बीकानेर में पीबीएम हॉस्पिटल है, वहाँ इनका निधन हो जाता है। तो हालांकि ये पीबीएम वगैरह आपसे कोई नहीं पूछेगा, कुछ इसके अंदर राजनीतिक किस्से कहानियाँ हैं और आपके काम की जो बातें हैं वो सारी भी हम लोगों ने कर ली है। तो ये हमारी बात हुई है 2, 3 और 4 नंबर की जो विधानसभाएं हैं उनके बारे में हम लोगों ने बात कर ली है। और नेक्स्ट जो वीडियो है वो आपके 5वीं और 6ठी जो हमारी विधानसभाएं हैं उन पर हम बात करेंगे। 7वीं के लिए मैंने बनाया हुआ है और फिर हम आगे जो विधानसभाएं हैं उनको देखते हुए हम वर्तमान की जो विधानसभा है हमारी वहाँ तक हम लोग बात करेंगे। जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।